Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, all of you. Okay, students. Good morning, ma'am. Good morning. कितना चिल्ला रही हो बेटा? चलो ओके. रिवीजन करना है ना आज लेसन. Good night, चलो. ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. morning है बेटा. Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. कहाँ हो तुम लोग? इंडिया में नहीं हो क्या? तुम्हारे यहाँ इवनिंग और नाइट भी हो गया? Okay. Let us revise the lesson what we have studied in the previous classes. Okay. क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है बेटा? आज हमें रिवाइज करना है. If there is any doubt, today is your turn. जो भी पूछना है पूछ सकते हो. आज तुम्हारी बारी है. जिस टॉपिक से भी जो कंफ्यूजन है आज पूछिए, वरना मैम क्या पूछे? आज ज्योग्राफी स्टार्ट करना है. तो ज्योग्राफी का जो एग्रीकल्चर लेसन है उसको स्टार्ट किया जाएगा. क्या क्या बेटा? ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें? मैम स्टार्ट कीजिए. कुछ डाउट नहीं है किसी को? कुछ क्लियर नहीं करना है? नो मैम. Excuse me, ma'am. No, ma'am. Start कीजिए. ज्योग्राफी. मैं हाँ बोलो. इसको बड़ी जल्दी है स्टार्ट करने की. स्टार्ट. नो सर स्टार्ट कीजिए. मैम लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी बताएं. ठीक है. लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है भाषा. भाषा लैंग्वेज मीन्स और पॉलिसी मीन्स नीति. म्यूट कर दें क्या तुम लोगों को? फिर पूछेंगे कैसे? मधु म्यूट नो करो. मैम. दिया तुम खुद से म्यूट करो, वरना इधर से म्यूट करना पड़ेगा. बहुत आवाज आ रही है तुम लोगों की तरफ से. मैम लीजिए म्यूट कर दिया हम लोग. म्यूट करो. श्याम. ओके मैम. आकांक्षा म्यूट करो. बहुत शोर कर रहे हो. लैंग्वेज पॉलिसी बताएं. कोलाइशन गवर्नमेंट बता दीजिए मैम. हाँ कोलिशन गवर्नमेंट भी बताएंगे बेटा. एक कोलिशन गवर्नमेंट और एक लैंग्वेज पॉलिसी. दो. और भी कोई डाउट है तो बोलो, एक एक करके बता देंगे उसको भी. Features of federalism. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ओके Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. ठीक है. हाँ बेटा बोलो. हु इज सेइंग एक्सक्यूज मैम मी? 18 प्लस ही वोट क्यों देते हैं, हम लोग क्यों नहीं? इसलिए कि वो लोग एडल्ट हैं, यानी कि भला और बुरा समझ सकते हैं. अभी तुम लोग बच्चे हो बेटा, अभी वयस्क नहीं हुए हो. व्यस्तता के लिए एक उम्र निर्धारित कर दी गई है कि बच्चे जब 10+2 कर लेते हैं, थोड़ा उनको अनुभव हो जाता है, तब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं. और उसी समय हमारे देश में पहले ये एज लड़कों के लिए 21 था और लड़कियों के लिए 18 था, लेकिन राजीव गांधी ने इसे 18 करवा दिया सबके लिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमारे यहाँ 18 पे सेट कर दिया गया. हर कंट्री का अपना अपना है. हमारे कंट्री में 18 ईयर्स को ही हम लोग एडल्ट मानते हैं. इसीलिए एडल्ट ही लोगों को वोट देने का अधिकार है. जिन्हें ये समझ है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही है और हमारे भले के लिए है, अच्छा अपना भला और बुरा जो समझ सकते हैं, इतनी काबिलियत होती है, उन्हें ही वोट देने का अधिकार दिया जाता है. ठीक. ओके चलो शुरू करें क्या लैंग्वेज पॉलिसी से. 16 में भी तुम बच्चे हो, बूढ़े नहीं हो गए हो. एज तुम लोग घटा लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम्हारा जो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा उसी के हिसाब से ना दोगे. 16 के एज के जो बच्चे हैं वो पूरे मैच्योर्ड नहीं हैं, उन्हें हम लोग एडल्ट के रूप में नहीं मानते. इसी वजह से उन्हें नहीं है राइट वोटिंग. और उनको जॉब के लिए भी 18 साल के ऊपर के ही बच्चों को जॉब दी जाती है ना. वर्किंग एज के वो लोग हो जाते हैं 18 to 59, फिर 60 से वो रिटायर हो जाते हैं.
तो वोटिंग राइट में तो 60 प्लस के पास भी बुद्धि रहती है कि हाँ भाई उनके पास इतना तजुर्बा रहता है, अनुभव रहता है कि वॉट एवर दे टेक डिसीजन इट मे बी डिफरेंट एंड इट मे बी यूजफुल। तो इस वजह से उनको दिया गया है वोटिंग राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर में वी हैव स्टडीड लैंग्वेज पॉलिसी। तो हमारे यहाँ लैंग्वेज पॉलिसी के लिए पहले जो हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं, बहुत सारे भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो जब अंग्रेज गए तो लोगों का कहना था कि अंग्रेज गए और अंग्रेजी छोड़ गए, क्योंकि सारे कामकाज जो थे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम इंग्लिश ही यूज करते थे, क्योंकि उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश का ही प्रचलन था और इस वजह से इंग्लिश के लिए ही हम यूज टू थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे लीडर्स थे, ऐसे विद्वान थे जो कि बोले कि इंडिया में लैंग्वेजेस की तो कमी है नहीं, फिर हम क्यों इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, अंग्रेजों की भाषा को हम क्यों अपना के रखें, क्यों ना अपने देश की किसी लैंग्वेज को यूज किया जाए। तो बहुत सारे लोगों को ये बात रास आई, फिर इसके ऊपर सर्वे किया गया कि अच्छा ठीक है, देखा जाए जिस भाषा को हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग बोलते होंगे, जो भाषा मेजोरिटी में होगी, उसी को हम नेशनल लैंग्वेज बना देंगे और उसी लैंग्वेज को हम लोग यूज करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर भी, और हमारे देश की वो नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी। तो सर्वे शुरू किया गया। सर्वे करने के बाद क्या पता चलता है कि 41.03% लोग केवल ऐसे थे जो कि हिंदी बोलते थे, और बाकी तो किसी भी लैंग्वेज का परसेंटेज इतना ज्यादा था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी लैंग्वेज ऐसा नहीं था जिसको 50% के एबव की पॉपुलेशन बोलती हो। तो यानी कि नॉट अ सिंगल लैंग्वेज वाज इन मेजोरिटी, नॉट अ सिंगल लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब ये हुआ कि अब किसको तब बनाया जाए, किसको राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो फिर अंत में ये विचार किया गया कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है उसी को हम लोग कार्यालयी भाषा के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है उसी भाषा को यूज कर रही है। तो इसके लिए हिंदी को चूज किया गया कि हिंदी इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी है और इसको सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन इसको बोलती है। भले परसेंटेज मेजोरिटी में नहीं, मैंने 50% के ऊपर नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन सबसे बिगर ग्रुप जो लैंग्वेज बोलने वाला है वो हिंदी को ही बोलने वाला है। तो हिंदी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया और ये तय कर लिया गया कि 1965 के बाद, 65 के बाद इसी को हम लोग अपना लैंग्वेज बना लेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, और ऑफिसेस में जो कार्यवाही होती है, जो भी काम होते हैं, उसको हम लोग अब हिंदी में करेंगे और बाकी लैंग्वेजेस को, इंग्लिश को रोक दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स थे जिसके यहाँ हिंदी लोग समझते नहीं थे, उनके यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, अब तमिलनाडु को देखते हो तो तमिलनाडु का फर्स्ट लैंग्वेज तमिल है और वहां का सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। आश्चर्य होगा तुमको सुन करके, इंग्लिश नहीं, सेकंड लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच है, और थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश है। तो वो हिंदी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे और उन लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था तमिल लैंग्वेज को लेकर के, तो उन्हें डर था कि कहीं हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। इसी वजह से ये सब बहुत ज्यादा अलर्ट थे और बहुत ही वायलेंट क्लैशेस वहां होने लगे लैंग्वेज को लेकर के। उन लोगों ने जताना शुरू किया कि लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर जबरन इस लैंग्वेज पॉलिसी को थोप देगी और हमें जबरदस्ती हिंदी ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जबकि हमें समझ नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो फिर उनके लिए वो मुश्किल भरा सबब हो जाएगा। उन लोगों ने एकदम रिवॉल्ट करना शुरू किया, अपोज करना शुरू किया गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को। फिर हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उन लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए, यदि हम लोग हिंदी के जगह पर फिर से इंग्लिश एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर वही प्रॉब्लम। तो फिर हम लोगों ने इस पॉलिसी को लाया ही क्यों, लैंग्वेज पॉलिसी को। फिर विचार किया गया कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस यानी 1500 प्लस में है, लेकिन जो मेन लैंग्वेजेस है उसको मिला करके एक एक लैंग्वेज बनाते हुए यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज माना गया। और वो शेड्यूल लैंग्वेज सभी एक तरीके से मानो तो सारे ही हमारे नेशनल लैंग्वेज जैसे ही हैं, सबका सेम इम्पोर्टेंस है। तो ये तय किया गया कि जो भी लोग हैं किसी भी स्टेट के हैं वो अपने स्टेट के लिए एक लैंग्वेज चुन लें, स्टेट लैंग्वेज उनका हो जाएगा।
और वो अपने स्टेट लैंग्वेज को ही यूज करें along with English. यदि वो able नहीं है, if they are not able to do conversation in Hindi, then it is used along with their own state language, which is English. English language must be used, चाहे they may use along with their state language. तो अब क्या हो गया कि अब वो अपनी बातों को रखने यूज करते हैं अपने यहाँ कौन सा लैंग्वेज? हाँ बेटा बोलो, कुछ डाउट है? अपने यहाँ बोलने के लिए वो अपना बोलने के लिए लिखने के लिए कार्यालय में तमिल यूज करते हैं, कर्नाटक वाले कन्नड़ यूज करते हैं, केरल वाले मलयालम यूज करते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यदि दूसरे स्टेट के साथ कन्वर्सेशन करना है या यदि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यदि कोई बातचीत है, किसी भी अपने बातों को रखना है, तो वहां पे वो इंग्लिश के साथ उसको यूज। हाँ बेटा बोलिए। मैम जब पहले इंग्लिश यूनिवर्सल नहीं थी तो कौन से लैंग्वेज में दूसरे स्टेट के लोग बात करते थे? क्या हुआ? इंग्लिश जब यूनिवर्सल नहीं थी तो कौन से यूनिवर्सल नहीं लैंग्वेज थी, में? वो तो इंग्लिश ही यूज करते थे लोग ना, पहले तो पूरे इंडिया में इंग्लिश यूज होता था। इसी वजह से इंग्लिश को हटाने के लिए तो ये पॉलिसी लाई गई कि इंग्लिश को हटाया जाए, पहले तो इंग्लिश ही यूज होता था। समझ रहे हो? यस श्याम जी बहुत सारी आवाजें आ रही तुम्हारे पीछे से, बेटा म्यूट कर लो। ओके ओके मैम। ओके बेटा ठीक। तो अब लैंग्वेज पॉलिसी हो गया क्लियर। यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी के तहत हम लोगों ने क्या देखा कि पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं मैम दे वीडियो करके। लैग कर रहा है और ऑडियो भी। तुम्हारा लैग कर रहा है बाबू, हम लोगों का बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तुम्हारे यहाँ का इंटरनेट गड़बड़ हो गया है मैम। नहीं, एकदम सही है। मैम वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है ऑफ सब आ रहा है। यस मैम। अब यहाँ आ रहा है कि इंटरनेट अनस्टेबल हुआ है। रुक ठीक। गया फिर। ओके क्लियर नहीं आ रहा है मैम, ओके क्लियर फिर नहीं आ रहा है। आ रहा है कंटिन्यू। मैम, ठीक हो गया है। ठीक हो गया है। मैम आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ठीक, ठीक हो गया मैम। हाँ ठीक हो गया है। तो अब लैंग्वेज पॉलिसी को समझ में आ जाना चाहिए। लैंग्वेज पॉलिसी में कोई दिक्कत है? नो नो मैम। मैम। सही समझ गए। अब दूसरा एक बच्चा कौन सा पूछ रहा था? एक बच्चा कोलिशन कोलिशन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, हाँ कोलिशन गवर्नमेंट एक बच्चा पूछ रहा था। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? तो इसको हम लोग गठबंधन सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड, कैसी सरकार बनाई जाती है? बाय कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कौन लोग आ जाते हैं एक साथ? अलग अलग राजनीतिक दल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो जब केंद्र में सरकार बनती है तो उसको कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कितनी मेजोरिटी सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए? लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा में कम से कम उस पार्टी को 2/3 मेजोरिटी, जो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी उसको एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कितना चाहिए? अब मान लो 1/3 कितना हो गया? 100 में मान लो, आउट ऑफ 100। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 100 बने इजियर होगा तुमको समझने में, इसलिए 100 में बता रहे हैं। आउट ऑफ 100 मान लो 1/3 का मतलब कितना हो गया? 33%। कितना हुआ? 33। और 2/3 का मतलब 66। मतलब यदि 100 सदस्य हैं तो उसमें से कितने लोग होने चाहिए? 66। तो कैलकुलेट कर लो, हमारे यहाँ कितने मेंबर हैं? 500। 500 कितने मेंबर्स हैं? लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? 543 इलेक्टेड है। 543 इलेक्टेड है, ऐसे 552 है। लेकिन हमारे यहाँ जितने इलेक्टेड हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स जाते हैं उनकी संख्या 543 है, 543 है। तो मान लो उसमें से जो 2/3 मेजोरिटी आएगा, जिस पार्टी का, कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी पार्टी बड़ी दल बन के आ सकती है। यानी कि उसको किसी एक पार्टी को मान लो मिला है 58% वोट, ठीक है, 58% मिला है। कितना चाहिए? 66%। यदि 58% वोट मिला है तो भी उसको अभी कितना जरूरत है? 66% करने के लिए। यहाँ 6 और इधर 2, 8% उसको वोट की जरूरत पड़ेगी, चाहिए ना?
8% वोट और चाहिए तब तो वो गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि उसको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी तभी जाके वो सरकार बना पाएगा। ऐसे नहीं, चाहे वो लार्जेस्ट पार्टी हो, दूसरे किसी भी पार्टी को मान लो 2% वोट मिला है, किसी को 3% मिला है, किसी को 4% मिला है, किसी को 5% मिला है, ऐसे कर करके बाकी अदर जो है उनको सारा वोटिंग मिला हुआ है, उनके कैंडिडेट्स उतने सारे जीते हैं। तो अब ये क्या करेगी गवर्नमेंट, ये वाली पार्टी क्या करेगी कि ये 8% वोट को जुटाने के लिए, यानी 66% वोट को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेगी। ठीक है, सपोर्ट लेगी का मतलब है वो उनको अपने पास बुलाएगी कि भाई हमको समर्थन दे दीजिए। अब यदि कोई पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी भी बड़े पार्टी को समर्थन देगी तो मुफ्त का तो देगी नहीं, उसका मन रहेगा कि हमारा सपोर्ट देने से जब सरकार खड़ी हो रही तो हमें भी ये सारी खूबियां, ये सारी जो जरूरतें हैं, ये हमारी नीड्स है, ये हमारा एग्रीमेंट है, इसको फुलफिल होना चाहिए। तो अब वो क्या करेगी, वो भी अपने कुछ मुद्दों को रखेगी, कुछ इश्यूज को रख देगी कि हमारे जब ये इश्यूज फुलफिल होंगे तभी हम आपको सपोर्ट देंगे, वरना हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वैसे कंडीशन में क्या करेगी, जो बिगर पार्टी है, जो बिगेस्ट पार्टी वहां है, वो उनकी बातों को अब कंसीडर करेगी। मान लो 3-4 दल हैं, किसी को 4% वोट मिला है, किसी को 8% वोट मिला है, किसी को 2% वोट मिला है, तो ये कोशिश करेगी कि हम वैसे पार्टीज को मिलाएं जिसकी की कम से कम एग्रीमेंट हो और जो हमारे साथ आसानी से 5 साल तक की सरकार को चलाने में सहयोग कर सकती है, हमारे साथ साथ निभा सकती है। तो वैसे कंडीशन में ये क्या करती है, दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन लेती है। ये कब होता है, इलेक्शंस के जब रिजल्ट आ गए हैं उसके बाद कई पार्टियां मिल करके अब 66% के लगभग, उससे एबव भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 66% वोट जब वो दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, तब जाकर के उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलता है और वो सरकार बनाते हैं। तो जब ऐसे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा जब सरकार नहीं बनती है, दूसरे दलों के सामंजस्य से, उनके सपोर्ट से और उनके सहयोग से जब सरकार बनती है तो उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एनी डाउट, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। किसको नहीं Yes, समझ में आया? ma'am. मोबाइल चला रहे हो क्या बाबू? क्यों नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ? कौन है जिसको समझ नहीं आया, नो मैम बोला? कौन है बोलो? समझ में आ गया? नहीं आया तो बोलो, फिर उसको समझाया जाएगा, समझाने के लिए हम लोग हैं। एनी डाउट? कोलिशन गवर्नमेंट समझ आया? और अलायंस बताओ तो क्या मतलब, क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड कोलिशन? बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट? ओके, पहले तुम बताओ कोलिशन किसको कहते हैं, समझ आया? बोलो। सेंटर और स्टेट का रिलेशन कब समझ आएगा? जब कोलिशन समझोगे तब समझ आएगा। पहले तुम बता, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह, अच्छा ठीक है। बोलो, कोलिशन गवर्नमेंट समझ आया? यस मैम। क्या है बोलो? मैम बोलो। एक हाँ, गवर्नमेंट होता है जो बनता है कमिंग टुगेदर, मतलब दो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर। खाली 2 ही पार्टी मिल जाएंगे तो बन जाएगा वो? मान लो एक नो पार्टी के मैम, पास पार्टनर। No, ma'am. पार्टनर कोलिशन का एक होता है, इसमें पॉलिटिकल अलायंस भी मिलते हैं और कॉमन प्रोग्राम को अडॉप्ट करते अच्छा, हैं। खाली तुम ग्लोसरी को देख के बता दे रहे हो गया, वही तुमको समझ में आया है? ग्लोसरी पढ़ दोगे तो समझ में आ जाएगा, रट के लिख लोगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, आखिर हम किसको कहते हैं? बोलो। नहीं समझ आएगा तो फिर यहाँ दिक्कत होगी, फिर बताएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। पहले बताओ कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, तब इसको आगे बढ़ाएंगे। पीयूष बताओ तो बेटा। पीयूष, समझ नहीं आया?
आकांक्षा बताओ। हाँ बोलो पीयूष, बोलो पहले। कोलिशन गवर्नमेंट किसको कहते हैं? बोल बाबू, टाइम मत लॉस करो, तुरंत टाइम खत्म हो जाएगा। इतने सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए थे, 52 या 57, अब जाकर के 46 हो गए। कहाँ उड़ जा रहे हो जी सब? मैम दोस्त आए थे तो तुम चले गए बाहर। हाँ बोलो बोलो, पीयूष बोल रहा है। those type ma'am Those those type of अच्छा। political party that can be formed two or more government political party to form a Two or government more government नहीं if a बाबू, political two party and has more no political majority to form a party ना। government ठीक। और क्या होता है? then this बोलो। अब कौन उसको सपोर्ट करेगा? कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर देगी? अब राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करो कि वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे तो कर देंगे? नो मैम। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये बताओ। कभी नहीं। हाँ तो तुमको लग रहा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आखिर कुछ तो बातें होंगी जिसके वजह से वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। मैम क्योंकि वो उनका फेवर नहीं होगा। उनके फेवर में नहीं होगा? क्यों नहीं फेवर में होगा? वो खुद बड़ी पार्टी है मैम। बड़ी पार्टी है तो इलेक्शन में तो इस बार बहुत कम वोट पाए थे वो लोग, तो बड़ी पार्टी उसको हम कैसे कहेंगे? बड़ी पार्टी लोकसभा के क्योंकि वो इलेक्शन में बीजेपी के अपोजिशन में है। अभी अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन क्या वो सपोर्ट करेंगे? कभी कर सकते हैं? मैम जो बताइए। मैम इस बात से सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का कल्चर अलग है। कल्चर नहीं, वहाँ बोलो एजेंडा और प्रोग्राम क्या अलग है? उनके एजेंडाज और प्रोग्राम्स मैच नहीं करते हैं। जब उनके आपसी तालमेल, जब उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। हम दोनों नहीं खेलेंगे। कौन खेल रहा है जी स्टूपिड? प्लेयर भी 21% बा। कौन खेल रहा है? 21% बा और 22% बा। एकदम स्टूपिड हो तुम लोग। क्लास कर रहे हो कि तमाशा कर रहे हो? पबजी खेल रहे हैं मैम, पबजी और कह रहे हो कि हम लोगों को वोटिंग राइट क्यों नहीं मिलता है? ऐसे बेवकूफों को वोटिंग राइट कौन देगा? ये भी होश में नहीं है कि हम म्यूट किए हैं कि अपने आप को कि नहीं किया, उसी में भोजपुरी में बात करे, उसी में खेले के ना खेले के, इतना परसेंट चार्ज बा, इतना परसेंट डिस्चार्ज बा, यही बकवास कर रहे हो तुम लोग। क्लास कर रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम लोग? वरना यहाँ से आउट कर देंगे और फिर कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लास। तमाशा बना लिए हो तुम लोग। जो पढ़ने वाले उनको भी, जो नहीं पढ़ने वाले उनको भी, सब एक साथ सिमट करके और यहाँ पे खिलवाड़ कर रहे हो। ज्वाइन हो रहे हो 52-53 और गायब हो जा रहे हो 45 में हो जा रहे हो। ये भी सेंस नहीं है कि मेरे घर में आवाज चल रहा है, चर्चा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, हम सबको साथ में लेकर के सुना रहे हैं पूरे ग्रुप को। इतना तो सेंस होना चाहिए कि जब हमारे पास से आवाज जा रही है, हम लोग आपस में कुछ बात करें तो अपने आप को म्यूट कर दें। इतना सेंस नहीं है, इतना तुम लोगों के पास नॉलेज नहीं है। और वोटिंग राइट के लिए परेशान हो कि क्यों नहीं 16 साल पे वोटिंग राइट मिल रहा है। सोच लो, इतना ही भर बुद्धि है। चलो अब सेंटर स्टेट रिलेशन को देखते हैं। क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन? सेंटर स्टेट रिलेशन देखोगे कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखना है। सेंटर स्टेट रिलेशन वाला लड़का गायब। हाँ वो चला गया, उसको खेलना है अभी। चला खेले के कर रहा है स्टूपिड। खेलने के लिए बैठे ही हो तुम लोग। चलिए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म स्टार्ट किया जाए। यस मैम। पीयूष को पूछना था सेंटर स्टेट रिलेशन। यस और नो? हु इज देयर? नो मैम। No? Okay, let us start features of federalism. We have studied 7 features of federalism. Have you remembered? याद है तुम्हें? How many features are there? बोलो बोलो बेटा, कितने features हैं? कितने features आप लोगों ने पढ़े हैं? 7. Okay. तो सबसे पहला फीचर क्या है? There are 2 or more levels of government.
दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, लेवल। हम लोगों ने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था ना पीयूष? यस मैम। हाँ बताओ तो बेटा कि हम लोग जो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े थे, हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में पढ़ा है इसको, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या है वो पावर शेयरिंग, फर्स्ट और सेकंड पावर शेयरिंग पहले बताओ। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, वेरी गुड। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग किसको कहते हैं, किसके किसके बीच में पावर शेयर होता है? हाँ बेटा बोलो। कृष्णा बोलेगा, म्यूट कर दिया। ओके हाँ बोलो पीयूष, बोलो बेटा। हाँ कौन बोल रही है? स्नेहा? यस मैम। मैम लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में वेरी पावर गुड। शेयरिंग। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोल रही हो। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, आकांक्षा बताओ बेटा। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सेकंड हॉरिजेंटल है, फर्स्ट हॉरिजेंटल है ना? वर्टिकल पावर शेयरिंग। हाँ वेरी मैम वर्टिकल पावर शेयरिंग है। बहुत अच्छा। हाँ वर्टिकल पावर शेयरिंग है, बहुत बढ़िया। उसमें किसके किसके बीच पावर शेयरिंग होता है? मैम यूनियन, स्टेट स्टेट, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सबसे पहले है स्टेट, कौन? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन मीन्स जिसको कि हम लोग केंद्र सरकार भी कहते हैं और उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो स्तर है, लेवल है, वो मोर देन 2 है ना? हमारे यहाँ पे जैसे पावर शेयर किया गया है, तो फेडरलिज्म को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। इसी को फेडरलिज्म भी कहते हैं या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है? यदि तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वर्टिकल पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज, मान लो वहां पे डैश कर दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो तुम आप वहां पे भरोगे कि फेडरलिज्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर दो, ये पहला ही फीचर में दिया गया है, दो या दो से अधिक लेवल्स होते हैं। ओके दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है। दूसरे लेवल में कौन होता है? तो राज्य सरकारें होती है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और थर्ड टियर में लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। लेकिन बेल्जियम में हम लोगों ने क्या देखा था? कम्युनिटी गवर्नमेंट, याद है ना? बेल्जियम में ये थर्ड टियर जो थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट की थी। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, हाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम, चाहे उसको हम लोग फेडरलिज्म का पहला फीचर मानते हैं। 7 फीचर्स हमें रिवाइज करना है, ये पहला फीचर था। ओके क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. समझ में आया है? आकांक्षा बताओ तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बाबू। Ma'am, both have separate authority to make law. Both have separate authority. यहाँ पे पहला लाइन है, different tiers of government govern the same citizen. Govern the same citizen means, बोलो रवि प्रकाश, बोलो बेटा। गवर्न द सेम सिटीजन, गवर्न का मतलब क्या हुआ? शासन करते हैं, शासन चलाते हैं। एक रूल। हाँ बोलो मैम, एक ही सिटीजन पे गवर्न करेंगे। हाँ दोनों ही लेवल के जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही लेवल्स एक ही सिटीजन के ऊपर शासन करेंगे। कौन है जी? अपने आप को बता रहे हैं ना कि ऐसा जब आवाज निकाले तो म्यूट कर दो। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे, लेकिन उनके जो ऑथोरिटीज हैं, ज्यूरिस्डिक्शन जो है, उनके सब सेपरेट है। कौन कहाँ क्या कानून बनाएगा, ये सारी चीजें स्पेसिफाइड है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। चाहे वो लेजिस्लेशन मीन्स कानून बनाने से संबंधित हो, टैक्स जमा करने या टैक्स कलेक्शन से संबंधित हो, या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो। ठीक है? इस तरह की जो भी सिस्टम्स हैं वो सारे सेपरेट कर दिए गए हैं। तो कौन बात कर रहे थे?
ओके स्टूडेंट्स, समझ आया ये? यस मैम। हाँ, अब थर्ड देखो, द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. यानी जो भी कार्य क्षेत्र है इनके, jurisdiction मतलब क्षेत्राधिकार, जो भी ऑथोरिटी दिया गया है इन्हें, जो बच्चे बात कर रहे हैं अननेसेसरी, जहां से आवाज आ रहा है उनको आउट कर दिया जाएगा, और उसके बाद उन लोगों को फिर अलाउ करने के लिए देखें वो लोग क्या करते हैं। तो जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है अलग अलग टीयर्स के गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखे हुए हैं, वर्णित हैं। क्या है कि किस टीयर को सरकार के किस तरह के कामकाज को देखना है। तुम लोगों को आगे पढ़ाए थे हम लोग, आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 लिस्ट दिए गए हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द यूनिवर्सल लॉ इज मेड फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए, पूरे देश के लिए जब एक यूनिफॉर्मिटी होती है लॉ में, वहां एक रूपता बनी रहती है और पूरे देश के लिए एक ही कानून बनता है, वैसे जगह पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन जो राज्य सरकार है उसके लिए स्टेट लिस्ट दिए गए हैं और उनको भी अपने विषय को सेपरेट कर दिया गया है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि राज्य सरकारें भी जहां उन्हें विषय दिए गए हैं, जो जो लिस्ट में उनके पास है, केवल वो उन्हीं पर कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में, जुरिस्डिक्शन में, उसको ये इंटरप्ट नहीं करेंगे। और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों ही लोग ऑथराइज्ड हैं कानून बनाने के लिए। लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वैसे कंडीशन में सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एंड द लॉ मेड बाय द सेंट्रल विल प्रिवेल इफ द डिस्प्यूट अराइजेस एंड इट्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हम लोगों ने दूसरा देखा था। तीसरे में क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। समझ में आया है ये? समझ में आया ये? यानी कि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट फिफ्थ है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यदि किसी भी तरह का, किसी भी स्तर की सरकार है, वो किसी भी तरह का नियम कानून बनाती है, तो इनको देखभाल करने का काम कौन करती है? ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास। वो अंपायर की तरह काम करती है और यदि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका जजमेंट सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा लॉ या आर्टिकल तो नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वायलेट कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो वो उसको रद्द कर देती है। और क्या करती है? उसको कहते हैं द राइट टू जुडिशियल रिव्यू। इस राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों ही के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो लेजिस्लेशन हम लोग देखे, लेजिस्लेशन की उनके सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, वहां पर ये इंटरफेयर कर सकती है और एक अंपायर की तरह एक्ट करती है। ठीक, समझ में आया बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, नो मैम। 6th में है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और कहां से किसको रेवेन्यू मिलेगा, केंद्र सरकार को कहां से रेवेन्यू मिलेगा। तुम लोग का एग्जांपल बताए थे कि बगल में, हमारे स्कूल के बगल में रोड भी है जो जिसको हम लोग स्टेट हाईवे कहते हैं, उसके उस पर रेलवे लाइन भी है, बसेस भी चलती है रोडवेज की और ट्रेन्स भी चलती हैं। लेकिन जो हम लोग टिकट कटाते हैं या जो टैक्सेस कलेक्शन होते हैं, तो जो रोड पे जो टैक्स कलेक्शन होता है ये किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, क्योंकि ये स्टेट जो हम लोग कहते हैं राज्य परिवहन निगम की बसेस हैं, तो ये कलेक्शन कहाँ जाता है? स्टेट के पास। और वही भारतीय रेल जो है, ट्रेन जो है, वो हम लोग जो यूज करते हैं, उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो किसके पास जाता है? तो यूनियन के पास जाता है। इसी तरीके से ये टैक्स कलेक्शन के भी इनके जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, वो सेपरेट है और उसको इसलिए दिया गया है ताकि वो लोग अपने ये सारे
मदों को लेकर के, इनकम्स को लेकर के जहां जहां इन्वेस्ट करना है वहां आसानी से इन्वेस्ट करें, ताकि उनके पास भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। उनके पास पैसा रहेगा तभी वो कहीं भी काम कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हर लेवल के गवर्नमेंट को सेपरेट दे दिए गए हैं और वो साफ साफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए उन्हें किया गया है। और 7th है द फेडरल सिस्टम, यही लास्ट है। यदि इसमें कोई डाउट है तो पहले ही पूछ लो, उसी को समझा दे, वरना टाइम ओवर हो जाएगा। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, दोहरा मानदंड लेकर के चलता है, दोहरा उद्देश्य है फेडरल सिस्टम का। पहला है सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द, दोहरा मतलब मैम, हाँ मैम हाँ बेटा बोलो। दोहरा मतलब, दोहरा मतलब डुअल, डुअल मतलब दो दो उद्देश्य है, एक ही नहीं, दो, डबल। यस मैम। क्या है डबल उद्देश्य? तो एक तो ये चाहती कि हर तरह के लोग भी रहें। हर तरह के लोग रहें का मतलब क्या है? लैक हो रहा है। एकोमोडेट। हाँ तुम्हारी भी आवाज लैक हो रही है, थोड़ा सा अनस्टेबल है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ तो ठीक हो जाएगा। ओके ठीक हो गया। यहाँ पर एकोमोडेट, हो गया हाँ हो गया। वीडियो ऑडियो सब। क्या वीडियो ऑडियो सब? मैम। हाँ बोलो। मैम। हाँ बोलो भाई आदित्य। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। लैक हो रहा है मैम। तुमको पढ़ना नहीं है, पढ़ने नहीं देना, जाओ, टाइम ओवर हो गया, हमको डिसमिस कर रहा है, अभी तुम्हारा सारा क्लास खत्म हो गया, टाइम ओवर है। लैक हो रहा है? नो मैम हो गया। म्यूट करके जाओ। ओके कि यहाँ से हटा दें, तुमको आउट कर दें? जब तुमको नहीं सुनाई दे रहा तो क्या करोगे रह करके? बाकी बच्चों को सुनने दो, ठीक। हाँ तो यहाँ पे डुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया कि दोहरा, दो दो उसके पास ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट मतलब सब लोगों को एक साथ रखता है। किसको? रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विभिन्नता। अब अलग अलग क्षेत्र में लोग रह रहे हैं तो उनकी पहचान भी अलग है, उनकी भाषाएं भी अलग है, उनकी वेशभूषा, उनके कस्टम, हर चीज अलग है। तो अलग अलग तरह के लोग रहेंगे तो उनके इंटरेस्ट भी अलग होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो ये फेडरलिज्म क्या चाहता है कि वो सब लोग रहें, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तो बनता ही रहेगा। और यहाँ ये भी चाह रही है कि यूनिटी ऑफ द कंट्री, एकता और अखंडता भी बनी रहे। ये दोनों ही चीजों को साथ लेकर के चलना बहुत ही क्रूशियल है, बहुत जटिल है, क्रिटिकल है, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे ही। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का ही काम है कि वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है और सब लोगों को एक साथ लेकर के चलती है, जिससे कि फेडरलिज्म बना रहता है और वहां पे सारे लोगों की जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को गवर्न किया जाता है। ओके तो ये 7 फीचर्स हो गए। और कोई डाउट है? हो गया सबका? मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम बोलो बेटा। हाँ बाबू बोलो। मैम व्हाट स्नेहा। बिसाइड पॉलिटिक्स कीप यूनाइटेड? बाबू आवाज लैग हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, फिर से एक बार बोलो, रिपीट। मैम what other factors decide politics keep the federalism united? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, क्या फेडरलिज्म यूनाइटेड या कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा है साउंड। मैम what other factors decide politics keep the federalism united? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो?